अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोजवेड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट फ्रूटफुल एज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि रोमांटिक एज। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम रोमांटिक एज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की, वो सीरीज की आज की 9th वीडियो है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो व्यूवर्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड जब वो 1798 से लेकर 1837 तक है, ठीक है। ऑलमोस्ट 39 ईयर्स बनते हैं। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, ठीक है। हमने देखा कि 18th सेंचुरी में जो थी वो क्लासिकल एज थी, फिर न्यू क्लासिकल एज थी, जिसमें राइटर्स जो है वो ऑर्डर पे फोकस करते थे, बैलेंस पे, रीजन पे, ठीक है। वो लॉजिक पे फोकस करते थे, रूल्स पे फोकस करते थे। ये जो है ना रोमांटिक एज, ये सारी जो है ना ये इसका रिएक्शन। राइटर्स ने कहा कि हमने ऑर्डर, लॉजिक या रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करना। बहुत रिजिड राइटिंग थी वहाँ पे, उस राइटिंग में बहुत ही आर्टिफिशियलिटी थी। राइटर्स ने कहा कि हमने अपनी राइटिंग में नेचर को इंक्लूड करना है, हमने इमोशंस पोर्ट्रे करने हैं, हमने इमेजिनेशन यूज करनी है। रोमांटिक एज जो है ये रिएक्शन था अगेंस्ट क्लासिकल एज। एम्फोसिस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर, ये जो है ये रोमांटिक एज के मेन फीचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ये रोमांटिक एज स्टार्ट कैसे होती है। तो ये स्टार्ट होती है 1798 से, जब वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने एक अपनी पोइट्री की कलेक्शन लिखी थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। ये उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखी थी। इसमें जो है ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स रोमांटिक एज के पाए जाते हैं, ठीक है। तो इट वाज रिबेलियन अगेंस्ट द क्लासिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री। और ये एज जो है ये 1837 में एंड, देन इट वाज द स्टार्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। तो 1837 में जो है ये रोमांटिक एज खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है किंग विक्टोरिया वो थ्रोन पे आती हैं, तो हमारे पास विक्टोरियन एरा स्टार्ट होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रोमांटिक एज के ना, रोमांटिक एज जब चल रही थी तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? उस समय हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और अरिस्टोक्रेटिक पावर में डिक्लाइन आ गया। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 में, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो हमारे पास आइडिया आए किस चीज के? लिबर्टी के और इक्वालिटी के। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें आइडिया देता है फ्रीडम का, डेमोक्रेसी का और इक्वालिटी का। रोमांटिक राइटर्स जो है ना वो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे। राइटर्स ने ये बिलीव किया कि हमें इंडिविजुअल राइट के बारे में लिखना चाहिए। तो रेवोल्यूशन इंस्पायर राइटर्स टू बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स एंड होप फॉर बेटर वर्ल्ड, ठीक है। इस रेवोल्यूशन की वजह से राइटर्स ने इस चीज़ पे बिलीव किया कि हमें इंडिविजुअल राइट्स के बारे में लिखना चाहिए और दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना चाहिए, ठीक है। हमें होप करनी चाहिए कि ये दुनिया बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लव फॉर नेचर एज एन एस्केप्स फ्रॉम मशीन्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया हमने देखा कि लाइफ बहुत ही मैकेनिकल हो गई थी, जो है वो क्राउडेड थी, वो डर्टी हो गई थी। तो रोमांटिक्स ने क्या किया? रोमांटिक राइटर्स जो हैं उन्होंने एस्केप किया बाय प्रेजिंग ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड एंड नेचर। सो राइटर्स जो हैं वो नेचर की तरफ गए, नेचर की लव की तरफ गए, नेचर के बारे में लिखा ताकि वो इन मशीन से एस्केप कर सकें। इट इज डिक्लाइन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक पावर, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। उस टाइम क्या हुआ कि सोसाइटी चेंज हो रही थी, किंग एंड नोबल्स वर लूजिंग पावर और कॉमन मैन बिकेम इम्पोर्टेंट। कॉमन मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अरिस्टोक्रेटिक जो निज़ाम चल रहा था, अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम, वो डिक्लाइन हो गया। इंडिविजुअलिज्म जो है ना वो मेन थीम बन गया। राइटर्स ने भी, हमने देखा कि राइटर्स ने भी कहा कि हमने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में लिखना है। तो रोमांटिक्स जो है, रोमांटिक राइटर, रोमांटिक सेलिब्रेटेड दिस शिफ्ट और वो जो है इंडिविजुअलिज्म के बारे में लिखते थे। तो ये हमारे पास जितने भी किंग्स का ये सारा सिस्टम था ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। नाउ व्यूअर्स, लेट्स डिस्कस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है इमोशन ओवर रीजन। राइटर्स ने रीजन के ऊपर इमोशंस को तरजीह दी, ने जो है वो इमोशन को प्रेफर किया। फीलिंग्स गाइड ट्रुथ। राइटर्स कहते थे कि हमने ना कॉल्ड लॉजिक से नहीं सोचना, हमने जो है वो फीलिंग और इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंट रखना है। जो है ये हमें ट्रुथ की तरफ गाइड करती हैं। नेचर वर्शिप, नेचर एज टीचर, हीलर एंड डिवाइन। तो ये जो थे ना रोमांटिक पोइट्स, दे वर द वर्शिपर ऑफ नेचर। तो रोमांटिक राइटर्स कहते थे कि नेचर जो है ना वो सिर्फ सीन नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली सीनरी, इट वॉज सीन एज अ टीचर एंड एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ। कि ये हमारे लिए एक गाइडेंस है, ये नेचर जो है ये हमारे लिए एक टीचर है, ये हमारे लिए एक गाइडेंस है, ये सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ है, ये हमारे लिए इंस्पायरेशन है। तो वो नेचर को वर्शिप करते थे। नेक्स्ट वन इज इमेजिनेशन, क्रिएटिव पावर वैल्यूड हाईली। तो इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था। राइटर्स बिलीव दैट इमेजिनेशन कुड क्रिएट न्यू वर्ल्ड्स बेटर देन सोसाइटी, ठीक है। इमेजिनेशन में ही हम इतनी प्यारी खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं ना, ये उससे ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो वे इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट वन इज़ लव फॉर पास्ट। यहाँ पे राइटर्स ने ना पास्ट को थोड़ा सा रिकॉल किया, पास्ट को की जो चीज़ें थी जिस तरह मेडिवलिज्म, मिथ्स एंड लेजेंड्स। राइटर लव्ड पास्ट एजेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास नाइट्स आते थे, कैस्टल्स आते थे, लेजेंड्स, बिकॉज इट फेल्ट मोर मैजिकल दैन मॉडर्न टाइम। क्योंकि राइटर समझते थे ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इंडिविजुअल,
पर्सनल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव टोन। तो रोमांटिक पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल नेचर और ये सारी चीज़ें। तो वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे। दे रोट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस rather देन सोसाइटी। तो वो सोसाइटी को नहीं डिस्कस कर रहे थे कि सोसाइटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो इंडिविजुअल को डिस्कस करते थे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते थे। नेक्स्ट थिंग इज आइडियलिज्म, बिलीफ इन अ बेटर प्योरर वर्ल्ड। आइडियलिज्म हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है ऑफ रोमांटिक एज। राइटर्स ड्रीम्ड ऑफ हाउ वर्ल्ड शुड बी, नॉट जस्ट हाउ इट वाज, ठीक है। तो वो एक बेटर वर्ल्ड पे बिलीव करते हैं। राइटर्स जो हैं वो इस बेटर और प्योर वर्ल्ड का ड्रीम करते हैं थ्रू इमेजिनेशन। लास्ट वन इज इंटरेस्ट इन सुपर नेचुरल, मिस्ट्री, मैजिक एंड राइटर्स जो है ना वो सुपर नेचुरलिज्म की तरफ बहुत जा रहे थे, उनका इंटरेस्ट था। ये चीज़ें हमने देखी कि ये मिडिवल टाइम पीरियड में थी। तो राइटर्स ऑफ रोमांटिक राइट अबाउट राइटिंग अबाउट मिस्ट्री, कॉस्ट, ड्रीम्स एंड अनएक्सप्लेनेबल थिंग। तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती थी और वो इन चीज़ों के बारे में लिखते थे। तो ये थी मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक एज। वाज लेट डिस्कस मेजर पॉइंट्स ऑफ रोमांटिक एज। हमारे पास रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा पोइट्स थे और बहुत ही ज़्यादा उनकी अच्छी राइटिंग है। सबसे ज़्यादा हमारे पास नेम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैमुअल टेलर कॉलेज का, इनके एस.टी. कॉलेज का, जिन्होंने रोमांटिक एज को स्टार्ट किया राइटिंग लिरिकल बैलेड्स। लेकिन यहाँ पे मैंने इन पोइट्स को इंक्लूड किए हैं। हम देखेंगे कि उनकी राइटिंग किस तरह से थी और उन्होंने क्या क्या वर्क्स किए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के बारे में लिखा, कॉमन मैन के बारे में लिखा और इनकी एक राइटिंग हमारे पास है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना ये ऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में लिखते थे। फेमस वर्क हमारे पास है प्रीफेस टू द लिरिकल। इन्होंने हमें मोस्ट फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री भी बताई प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, जिसमें वो कहा जाता है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एस.टी. कॉलेज। एस.टी. कॉलेज जो थे ये क्लोज फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। ये जो है ना ये मिस्टिकल इमेजिनेशन के बारे में लिखते थे। इनकी फेमस राइटिंग हमारे पास आती है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनेर। ये जो है ना ये काफ़ी इमेजिनेशन पे फोकस करते थे और मिस्ट्रीज पे फोकस करते थे, ठीक है। तो ये जो है ना ये मिस्टिकल इमेजिनेशन के बारे में लिखते थे। चीज़ हमारे पास मानी जाती है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना वो जो है वो ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता देते हैं, ठीक है, वो इसको इस तरह बताते हैं। और कॉलरिज जो है ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ऑर्डिनरी बना देते हैं। हमारे पास पोइट हैं लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन फेमस थे एज अ रेबल, ठीक है, इनमें रेबल स्पिरिट था, पैशन के बारे में लिखते थे। और इन फेमस राइटिंग में आती है हमारे पास चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज। स्ट्रॉन्ग इमोशन और एडवेंचर के बारे में ये लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पी.बी. शैले, जिसका हमारे पास फेमस वर्क है ओड टू द वेस्ट विंग, जो कि एक रेवोल्यूशनरी पोएम है। पी.बी. शैले जो है ये रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म के बारे में लिखते हैं। आइडियलिज्म हमने देखा कि जो एक आइडियल वर्ड होती है कि वर्ड होनी किस तरह से चाहिए, तो ये रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म कि हमें किस तरह रेवोल्यूशन करके उस आइडियल वर्ड को अचीव करना है। तो ये रेवोल्यूशन पे बिलीव करते थे एंड पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट पे। नेक्स्ट राइटर हमारे पास आते हैं जॉन कीट्स। की लाइन है हमारे पास ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। ये लिखते हैं ब्यूटी के बारे में, मोर्टैलिटी के बारे में और आर्ट के बारे में। ब्यूटी हमने देखा जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। मोर्टैलिटी जो इन्होंने ओड टू नाइटिंगेल लिखी। डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे। और आर्ट के बारे में, आर्ट में हमारे पास आती है इनकी पोइम ओड टू द ग्रेशियन। फेमस पोइम हमारे पास है ओड टू द नाइटिंगेल, जिसमें ये नाइटिंगेल से बातें करते हैं, नाइटिंगेल बन जाते हैं, उनकी फीलिंग को फील करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। में जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वो है ब्यूटी ऑफ लाइफ, आर्ट, सैडनेस एंड डेथ। एंड द लास्ट पोइट अमॉन्ग दीज सिक्स इज विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक जो है ना ये एक मिस्टिक पोइट थे, विजनरी मिस्टिसिज्म के बारे में लिखते थे। इनकी हमारे पास है ना पोइट्री की, उसमें आता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस। ये दो अलग से पब्लिकेशन है। विलियम ब्लेक जो थे ये एक मिस्टिक पोइट थे, ठीक है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से क्लोज थे, इवन इनको विजन्स नजर आती थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं तीन मेजर प्रोज राइटर, जिसमें हमारे पास इंक्लूड हैं चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट एंड थॉमस डी क्विंसी। चार्ल्स लैम्ब के बारे में लिखते हैं ही इज़ फेमस फॉर पर्सनल एसेज ऑफ इलिया। चार्ल्स लैम्ब ने बहुत ही वार्म और पर्सनल एसेज लिखे अबाउट हिज ओन मेमोरीज एंड डेली लाइफ, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है एसेज ऑफ इलिया। इसके अलावा विलियम हैजलिट जो थे ना ये क्रिटिकल एसेज लिखते थे, ही वॉज अ क्रिटिक, और ये एसेज लिखते थे अबाउट लिटरेचर एंड फिलोसफी। इनके अलावा हमारे पास आते हैं थॉमस डी क्विंसी। ऑटोबायोग्राफी है इनकी एक, कॉन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम। ये जो थे ना ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे, जिसमें हमारे पास एक इनका वर्क है कि कॉन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये जो है ऑटोबायोग्राफी यानी कि इन्होंने अपने बारे में लिखी है अबाउट ड्रग एडिक्शन। व्यूवर्स नेक्स्ट पॉइंट है थीम्स एंड कॉन्सेप्ट। हम डिस्कस करते हैं कि रोमांटिक टाइम पीरियड में या फिर रोमांटिक एज में रोमांटिक पोइट्री के मेन थीम्स या कॉन्सेप्ट कौन से होते थे। तो यहाँ पर मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया है। फर्स्ट वन इज नेचर एज लिविंग स्पिरिट।
रोमांटिक एज की बात हो और नेचर की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने राइटर्स ने बहुत ज़्यादा फोकस किया नेचर पे। वो नेचर को कहते थे कि ये लिविंग स्पिरिट है, ठीक है, नेचर इज़ अलाइव एंड स्पिरिचुअल, नॉट जस्ट बैकग्राउंड सीनरी। तो वो नेचर को सीनरी की तरह नहीं देखते थे, वो नेचर को एक फोर्स देखते थे, एक लिविंग फोर्स, एक स्पिरिचुअल टीचर, एक गाइडेंस की तरह। चाइल्डहुड एज अ स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। वो ये समझते थे कि चाइल्डहुड जो है ना, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी, हैप्पीएस्ट टाइम, full of happiness and close to nature. Next one is melancholy and mortality, beauty and sadness linked. ठीक है, ब्यूटी और सैडनेस जो है ना वो लिंक्ड होती हैं। हमारी लाइफ में दोनों ही चीज़ें होती हैं, सैडनेस भी होती है और ब्यूटी भी होती है। दे एक्सेप्टेड दैट सैडनेस एंड डेथ आर पार्ट ऑफ लाइफ बट फाउंड ब्यूटी इन दैम। ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी लाइफ में सैडनेस भी होती है, डेथ भी होती है, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट है। इसलिए राइटर्स जो हैं वो इनमें भी ब्यूटी ढूंढ लेते थे कि ये चीज़ें भी खूबसूरत हैं। क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड पर्सनल। जब बैकग्राउंड डिस्कस किया तो हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, उसमें जो है वो हमारे पास से कॉन्सेप्ट आते हैं फ्रीडम के, इक्वालिटी के। यहाँ पे भी उसी फ्रीडम का क्वेस्ट था, ठीक है, सर्च थी फ्रीडम के लिए, पॉलिटिकल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, तो ये फ्रीडम जो है ना ये पॉलिटिकली भी था और पर्सनली भी था। इस तरह से कि राइटर जो है ना वो कहते थे कि हम अपनी मर्जी से फील करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से थिंक करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से इमेजिनेशन को यूज़ करना चाहते हैं। जिस तरह हमने देखा कि वो रोमांटिक एज जो है वो एक रिएक्शन था अगेंस्ट न्यू क्लासिकल, जिसमें राइटर्स के पास फ्रीडम नहीं थी। दे हैव नो फ्रीडम टू फील एंड इमेजिन। लास्ट वन इज सेलिब्रेशन ऑफ द कॉमन मैन, डिग्निटी इन एवरीडे लाइफ। तो रोमांटिक राइटर्स ने जो है वो कॉमन मैन को सेलिब्रेट किया, एवरीडे लाइफ में भी डिग्निटी। जरूरी नहीं है कि वो किंग और नोबल की एग्जाम्पल इंक्लूड करें, बल्कि कॉमन मैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोमांटिक राइटिंग में हमें कॉमन मैन नजर आता है। कॉमन मैन इज द सेंट्रल ऑफ रोमांटिक राइटिंग। लास्ट वन इज लेगेसी ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज इज द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पोएट्री। रोमांटिक एज जो है ये है फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पोएट्री। इसके बाद जो है वो हमारे पास मॉडर्न पोएट्री आई। रोमांटिसिज्म चेंज इंग्लिश लिटरेचर फॉर एवर। ये जो टाइम पीरियड आया ना ये बहुत ही एक प्यारा और फ्रूटफुल पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में। इसके बाद जो है ना लिटरेचर हमेशा के लिए चेंज हो चुका था। इट फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर राइटर्स। तो सब्जेक्टिविटी पे इसने फोकस किया, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया कि हर इंडिविजुअल के अपने ओपिनियन हो सकते हैं। इट इनकरेज फ्यूचर राइटर्स फॉर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। तो फिर ना इन्होंने फ्यूचर राइटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचें और अपने वर्क्स में ये चीज़ें इंक्लूड करें। एलिवेटेड इमेजिनेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इट मेड इमेजिनेशन जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लॉजिक। जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितना लॉजिक है। इन्फ्लुएंस इन आर्ट, फिलोसफी एंड कल्चर। तो हम देखते हैं कि आज भी इवन टुडे इट्स इन्फ्लुएंस इज सीन इन पोएट्री, नॉवेल्स, आर्ट, म्यूजिक एंड मूवीज। रोमांटिक एज का इन्फ्लुएंस अभी भी हमें फिलोसफी में भी नज़र आता है, आर्ट में भी नज़र आता है और कल्चर में भी नज़र आता है। तो इसकी लेगेसी जो है ये अभी तक कॉन्टिन्यू है हमारे पास। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की रोमांटिक में। ये ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। व्यूअर्स चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं विक्टोरियन एज, उसके बाद हम मॉडर्न लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।